ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्रोनिक हेमरेज के कारण होने वाला एनीमिया। ये हो गया उसका। क्रोनिक हेमरेज में क्या होता है कि कोई टाइप ऑफ ब्लीडिंग है जिसमें वो क्रोनिक स्लो अगर लॉस है, मीन्स क्या होगा, अगर एनीमिया है किसी पर्सन को जो क्रोनिक ब्लीडिंग के कारण हुआ है, फॉर एग्जांपल जीआई ब्लीडिंग हो सकता है। जीआई ब्लीडिंग मीन्स क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट में या कोलॉन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं पे अल्सरेशन है, कुछ है, वो स्लो एंड स्टेडी ब्लीडिंग अगर हो रहा है, या कुछ अदर रीजंस है जैसे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस है, जिसमें क्या होता है कि क्रोनिक टाइप ऑफ हेमरेज इसमें स्लो एंड स्टेडी इसमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है उसमें हेमरेज के कारण। किस चीज़ की? आयरन की बॉडी में जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, या फिर प्रोटीन्स जो फ्लशकास्ट प्रोटीन की है उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण एनीमिक हो जाएंगे। अभी उसके कारण क्या होता है, जनरली क्रोनिक एनीमिया में सडन लॉसेस कुछ नहीं होता है, वो रिकवरेबल लॉसेस है, बट जो उसको रिकवर करने के लिए जो आयरन और प्रोटीन बॉडी को चाहिए था वो तो नहीं है, क्योंकि वो भी मैक्सिमम जो सिस्टमिक आयरन और प्रोटीन जो चाहिए था वो तो लॉसेस में गया है। तो मीन्स जो आरबीसी फॉर्मेशन जिसमें होगा, जिसमें जो एचबी कंटेंट है वो अगर लेस रहेगा, उसमें वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा उसमें, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वो जो आरबीसी फॉर्म होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं रहेगा। जो हमने देखा था मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक रहेगा, मीन्स जिसमें साइज भी लेस रहेगा और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी लेस रहेगा। तो दोनों भी चीज़ें उसमें लेस रहेगी क्रोनिक टाइप ऑफ हेमरेज में। ओके, सो तीसरा देखते हैं हम लोग, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइसिस का मतलब होता है, हेमोरेज और हीमोलाइसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है? हेमोरेजिक का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड और हीमोलाइटिक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, अगर सिकल सेल हम देखने जाए तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी इसमें ओवरऑल देखते क्या है कि कभी भी जो सिकल सेल है वो रिलेटेड टू आरबीसी फॉर्मेशन का डिसीज है। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें अल्फा और बीटा चेन्स होते हैं, और अल्फा और बीटा चेन में जो कोडिंग है, अमीनो एसिड्स का कोडिंग है, वो कोडिंग में होता है डिफरेंस। उसमें क्या होता है, अल्फा चेन इज नॉर्मल, बट बीटा चेन जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे गड़बड़ हो जाती है। सिक्स्थ पोजीशन में क्या चाहिए होता है, वैलिन के जगह क्या आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड। उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो फॉर्मेशन, जो उसका सीक्वेंस ही गड़बड़ है, तो इसके कारण जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा आरबीसी का वो गड़बड़ हो जाएगा। आरबीसी मेम्ब्रेन अगर गड़बड़ बनेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मीन्स क्या, लो ऑक्सीजन टेंशन है। लो ऑक्सीजन टेंशन में ये क्या हो जाता है, इनका जो आरबीसी बनेगा, सॉरी इनका जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिवली वर्क करेगा। इस कारण लो ऑक्सीजन टेंशन में जब भी वो सिकल सेल व एनीमिया वाला जो आरबीसी बना हुआ है, जो बीटा चेन डिफेक्टिव होने के कारण जो आरबीसी बना हुआ है, ऐसा आरबीसी जब भी लो ऑक्सीजन टेंशन में जाएगा वो क्या होगा, बस्ट आउट होता है। ओके, आरबीसी मेम्ब्रेन प्रॉपर फॉर्म नहीं होता और उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है। ओके, और वो स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करने के कारण जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहेगा वो एक दूसरे को अटैक करके एक पैरेलल एले ऑफ फिलामेंट बनाते हैं, एक ऐसे चेन बनाते हैं और उस आरबीसी के मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं। उसके कारण आरबीसी मेम्ब्रेन रप्चर होने के कारण फ्लूइड भी आरबीसी का क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, आरबीसी में कुछ फ्लूइड न रहने के कारण वो श्रिंक हो जाता है, सिकल शिफ्ट बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब होता क्या है, जब भी आरबीसी उसमें रप्चर हो जाएगा, सिकल शिफ्ट हो जाएगा, तो आरबीसी रप्चर के कारण बाहर जो हीमोग्लोबिन बाहर आया है उसका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। अब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन होने के बाद उससे दो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और बिलीवेरिडिन। उसका जो प्रोटीन जो रहेगा उसके ये होगा, और आयन फेरेटिन फॉर्म में आयन उसको कंबाइन होगा प्लाज्मा में। ओके,
प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा और वो फिर से रीयूज किया जाएगा। ओके, सो ये बिलिरुबिन बिलिरुबिन जो है वो बाद में यूरिन थ्रू उसको एक्सक्रीट किया जाता है, लीवर में उसका एक्शन मेटाबॉलिज्म होके उसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में कभी कभी बिलिरुबिन का ये बढ़ने के कारण जॉन्डिस भी हमको दिखता है। बट हमको बेसिकली एनीमिया जो सिकल सेल देखना है उसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ फॉल्टी मेम्ब्रेन वो आरबीसी लो ऑक्सीजन टेंशन में, और जब भी जो माइनर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू उसको स्क्वीज होके निकलना होता है, ऐसे दोनों कंडीशन में वो आरबीसी हो जाता है रप्चर। और जब आरबीसी हो जाएगा रप्चर तो उसके कारण हीमोलाइसिस हो गया, आरबीसी का लाइसिस हो गया। वही लाइसिस के कारण जो आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ आरबीसीज विल बी लेस, और ये होगा हेमोलाइटिक टाइप ऑफ एनीमिया जो फर्स्ट सिकल सेल के कारण हो गया। ओके, अब सेकंड थैलेसीमिया, सेम एज लाइक ऑफ सिकल सेल, जो आरबीसी फॉर्मेशन प्रॉपर उसका नहीं रहेगा और उसके कारण लाइसिस होगा। इनको हम थैलेसीमिया और सिकल सेल को बाद में डिटेल लेंगे। इतना समझ लीजिए कि दोनों कंडीशन में आरबीसी का क्या होता है, लाइसिस होता है, मीन्स ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा सर्कुलेटिंग ब्लड में, और उसके कारण क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ओके, सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एनीमिया है जो कॉज उसका डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब किस किस इसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, एक पहला हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, आयरन का डेफिशिएंसी। अब आयरन का डेफिशिएंसी होता क्यों है? पहला है इनएडिक्वेट इंटेक, इंटेक अगर लेस है, अगर हम खाने में आयरन का रिच सब्सटेंसेस नहीं लेते हैं, या फिर नॉर्मल आयरन जो हमको नीडेड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड अदर थिंग्स, तो वो अगर हम कम लेते हैं तो उसके कारण। सेकंड, अगर उसके इनएडिक्वेट आयरन के साथ ही ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो भी, जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का जो डाइट में ये होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो भी अगर ना रहे तो दोनों मिलके आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन बन के ही हीमोग्लोबिन बनता है। अगर प्रोटीन भी डेफिशिएंट है तो भी है, पर प्रोटीन डेफिशिएंसी हम अलग से देखेंगे। उसमें टाइप ऑफ एनीमिया होता कैसे है, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली इसमें टाइप ऑफ एनीमिया क्या होगा कि माइक्रोसाइटिक, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। मीन्स क्या, इसमें एक तो ना आरबीसी भी छोटा बनेगा और एचबी भी लेस रहेगा, सो दोनों भी कम रहेंगे, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या रिलेटेड टू द कॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ एनीमिया। ओके, उसके अब रीजंस क्या क्या है हम देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, ब्लड लॉस जो है, क्रोनिक टाइप ऑफ ब्लड लॉस जो होता है, क्रोनिक टाइप ऑफ ब्लीडिंग, जो स्मॉल एंड क्रोनिक ब्लीडिंग है। ओके, इनटेक ऑफ, जैसे हमने पहले ही बोला, इनटेक ऑफ आयरन विल बी लेस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि आयरन अगर प्रॉपर लेते भी है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पर प्रॉपर गट से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं है। अगर सडन इंक्रीज इन डिमांड है और उसको हम प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे, डिमांड नॉर्मल से ज़्यादा कब इंक्रीज हो जाती है कि जनरल जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, जो पिक पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है चिल्ड्रंस में, या फिर फीमेल्स इन प्रेगनेंसी, ऐसे टाइम जो नॉर्मल डिमांड से इसमें क्या हो जाता है, जो डिमांड विल बी मोर। ओके, अगर ये ज़्यादा डिमांड को हम लोग, हमारा इंटेक अगर उसको ये नहीं कर पाता है, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, सो दिस टाइप ऑफ रीजंस विल लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ओके, अब इसमें ऐसे एनीमिया को हम डायग्नोस कैसे करें और इसका क्या ये हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, अब अगर देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के फिजिकल सिम्टम्स ये टिपिकली हमको दिख जाते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेल्स क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाते हैं। ओके, और नेल बेड और इसमें जो कैपिलर रिफिलिंग टाइमिंग है वो लो हो जाता है, लेस हो जाता है, मीन्स जल्दी रिफिलिंग, कैपिलर रिफिलिंग जो नेल बेड पे है वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, स्पून शेप्ड नेल, उसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, उसको क्वाइलोनचिया बोलते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्पून शेप्ड नेल और कोइलोनचिया। ओके, सो ये किस कारण हो रहा है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण। ओके, अब अगर हम लोग उसका फिजिकल इसमें हेयर्स देखेंगे तो हेयर्स विल बी ऑलवेज ब्रिटल, जैसे एकदम डल, लस्टरलेस, ब्रिटल हेयर्स उसके दिखेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसमें जीआई सिस्टम का अगर देखेंगे फिजिकल, इसमें जो ओरल कैविटी में जो हमारे टंग पे क्या होता है, टंग पे पैपिलाइज होते हैं, जैसे फ्यूजिफॉर्म पैपिलाए, फिलीफॉर्म पैपिलाए और सर्कमवैलेंट पैपिलाए होता है। ओके, तो ये जो पैपिलाइज होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, इनका एट्रोफी हो जाता है। एट्रोफी का मतलब क्या होता है, ये डैमेज हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, जो नॉर्मल साइज में नहीं रहते। एट्रोफी ऑफ पैपिला हो जाता है, और जिसके कारण अगर हम उसका ये देखेंगे, टंग देखेंगे तो उसमें पैपिलाइज प्रॉपर हमको दिखेंगे नहीं। और इसमें जो जीआई सिम्टम्स मेन जो रहेगा वो डिस्फेजिया रहेगा। इसमें खाने में उसको तकलीफ रहेगी, मीन्स खाना खाने नहीं खाया जाएगा प्रॉपर, डिस्फेजिया रहेगा। ओके, सो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ओके, जनरली हम अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको ब्लड इसमें एचबी कंटेंट देख के या फिर टाइप ऑफ आरबीसी वगैरह सब देख के हम लोग देख लेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया है और उसका रीज़न क्या है। एक बार जीआई का एब्जॉर्प्शन कम है या इनटेक कम है, या ये सब रीजंस के बेसिस पे हम लोग उसका रीज़न भी देख लेंगे। तो हमको अभी क्या देखना है, इसका ये क्या है, ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमको पता है कि क्यों है। एक तो इनटेक कम होगा, तो इनटेक अगर कम है तो हमको उसको प्रॉपर देना पड़ेगा, इनटेक फूड में उसका इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर नहीं फूड से लेता है तो हम उसको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड के जनरली कॉम्बिनेशन में है, तो जनरली सप्लीमेंट्स देके हम आयरन को ये कर सकते हैं। ओके, बट अगर रीज़न उसका जीआई में उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है तो हमको उसको एक तो क्या करना पड़ेगा, पहले एब्जॉर्प्शन क्यों प्रॉपर नहीं, उसको कॉज को इरेडिकेट करना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, फिर उसके साथ आयरन भी दे सके। या फिर अगर जीआई का जो एब्जॉर्प्शन वो बहुत लॉन्ग टर्म ये लगेगा कि उसको क्लियर करने के लिए, तो हम उसको सिस्टमिकली देते हैं, आईवी थ्रू आयरन दे सकते हैं। तो इसका आयरन जो सप्लीमेंट्स है उसके एक तो टैबलेट फॉर्म में देते हैं, या फिर इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं आईवी। ओके, इंजेक्टेबल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में जब आयरन देते हैं, या फिर एक आधा पर्सन बहुत ही सीवियर एनीमिया में है तो हमको जो इमीडिएट जो ये होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनी टाइप ऑफ एनीमिया जो सीवियरिटी में जा चुका है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। ओके, बिलो 6 अगर होता है तो जनरली हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिसीजन ले सकते हैं। वो पीसीवी हीमोक्रेट वैल्यू उसका देख के ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिसीजन लिया जाएगा। बट अगर आयरन डेफिशिएंसी का हम स्पेसिफिकली देखा जाए उसमें, तो हमको क्या है, एक तो इंटेक प्रॉपर चाहिए, इंटेक प्रॉपर है फिर भी जीआई एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं प्रॉपर वो देखना है। जीआई एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है नहीं है और उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमको सिस्टमिक देना चाहिए। ओके, एलिमेंटल आयरन जो हम लोग देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, या फिर लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ एनीमिया जिसमें सिवियरिटी ऑफ एनीमिया है तो हम उसको देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, सो नेक्स्ट रीजन हमारा है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब आप बोलोगे प्रोटीन की क्या ज़रूरत है। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, जिसमें जैसे हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए। ओके, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन के इससे बनेगा, जनरली अमीनो एसिड से, और वो हमको नीडेड है हीमोग्लोबिन बनने के लिए। ओके, सो ऐसे इसमें अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया हो जाएगा, साइज कुछ भी हो, बट जो अगर प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं है तो वो हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया रहेगा। मे बी यानी हाइपर क्या बोल सकते हैं उसको, मैक्रोसाइटिक होगा या माइक्रोसाइटिक होगा या नॉर्मोसाइटिक होगा, बट हाइपोक्रोमिक इन नेचर रहेगा। आइदर प्रोटीन या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट है तो बोथ उसमें क्या है, हाइपोक्रोमिक इज अ कॉमन सिम्टम। ओके, अब ये होता किस किस में है,
तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण प्रोटीन डिफिशियंसी या प्रॉपर इनटेक ना होने के कारण या प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं है, सेम एज लाइक ऑफ आयरन। तो हम इसको क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन का जो भी डाइट इसमें क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट उसको सजेस्ट करेंगे। ओके, जिससे क्या हो जाएगा कि कुछ दिनों में प्रोटीन का डिफिशियंसी अगर ये हो जाता है, लीवर उसको प्रॉपर सिंथेसाइज कर लेता है, मेटाबोलाइज कर लेता है, सो उसमें क्या हो जाएगा, वो डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एनीमिया करेक्ट हो सकता है। या अदर रीज़न हमारे पास है ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और वो बहुत सीरियस कंडीशन में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्निशियस और एडिसन्स एनीमिया। अब ये एडिसन्स एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया होता क्या है? ओके, एडिसन्स इसलिए बोलते हैं कि वो स्पेसिफिक कॉज ऑफ पर्निशियस एनीमिया उसमें हो सकता है। अभी पर्निशियस पहले हम देखेंगे कि होता क्या है। पर्निशियस एनीमिया में हमने ऑलरेडी देखा है कि साइज ऑफ द आरबीसी इज मोर बट हीमोग्लोबिन कंटेंट इज नॉर्मल। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि आरबीसी फॉर्मेशन का जो ये है वो मैक्रो रहेगा, मीन्स बड़ा साइज रहेगा आरबीसी का, और एचबी कंटेंट विल बी नॉर्मल। अब इसमें होता क्या है, विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी का मैंने ऑलरेडी बताया है कि आइदर विटामिन B12 का इंटेक कम है या इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना होने का एक रीज़न है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल सीक्रेट नहीं हो रहा है जीआई सेल्स में, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए नीडेड है। ओके, या फिर जीआई जो लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है जिसके कारण विटामिन B12 का सिंथेसिस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा है। ओके, दिस मे बी द रीजंस फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ओके, अब इसमें क्या होगा, मैक्रोसाइटिक मीन्स आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा बट एचबी विल बी नॉर्मल इन दिस एज में। ये किस में होता है, जनरली ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं या फिर जनरली फीमेल जिनमें मेंस्ट्रुअल इसमें लॉसेस रहते हैं या इंटेक कम है, इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 वगैरह का इंटेक इम्प्रॉपर है तो हो सकता है। अब इसमें हमने और एक देखा है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स एनीमिया होता क्या है, जनरली एडिसन्स डिसीज मीन्स होता है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस ये होता क्या है, तो ऑटो इम्यून में खुद की इम्यूनिटी खुद ही के सेल्स को डैमेज करेगी। तो ये थायराइडाइटिस में होता क्या है, थायराइड ग्लैंड को खुद के इम्यूनिटी के खुद ही थायराइड ग्लैंड को डैमेज करेगी और उसके कारण जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगे उसके कारण जो एनीमिया कॉज होगा, दैट इज एडिसन्स एनीमिया। अब इसमें होता क्या है, जनरली पेल स्किन जो कि बहुत सारे एनीमिया में हम देखते हैं, रेड और सोअर टंग होती है। उसमें जनरली न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स रहेंगे जैसे पैरास्थेसिया, अटैक्सिया या जनरली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल वीकनेस जो है वो रहेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ एनीमिया, इसका कॉज है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस जो जनरली सिमिलर टू पर्निशियस एनीमिया का रहेगा। ओके, नेक्स्ट पहले हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। फिर ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि पर्निशियस एनीमिया हुआ क्यों है। पर्निशियस एनीमिया हुआ है विटामिन B12 के रीजन के कारण। अगर वो एडिसन्स एनीमिया के इसके ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का है तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट बहुत अलग हो जाएगा। उसको हमको इम्यूनोसप्रेशंस और ये सब देख के फिर सप्लीमेंट्स वगैरह वो सब एडिसन्स डिसीज में हम देख सकते हैं। पर्निशियस एनीमिया में होता क्या है, बेसिकली विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। अब विटामिन B12 का डेफिशिएंसी अगर है तो उसको हम रीज़न हमने देखे, इंटेक कम है तो इंटेक बढ़ाओ, अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर प्रॉपर जीआई से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसको आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर या आईवी दे सकते हैं। जो जनरली हम लोग जो विटकोफॉल इंजेक्शन देते हैं ना, इसमें आपने कभी दिया होगा हॉस्पिटल में, तो वो आईएम देते हैं जिसमें विटामिन B12 वगैरह रहता है। विटामिन B12 रिच फूड सब्सटेंसेस जैसे मिल्क है या नॉन वेजिटेरियन डाइट है। ओके, ये हम उसको सप्लीमेंटेशन में दे सकते हैं। या फिर अगर रीज़न ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल
अगर ये सीक्रेट नहीं हो रहा है, अभी जनरली जो जीआई सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें फंडिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और अदर ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, चीफ सेल एंड पैराइटल सेल्स। तो चीफ सेल का अलग सिक्रेशन है, पैराइटल सेल का अलग सिक्रेशन है। तो ये जो सेल्स है इनमें जो फंडिक ग्लैंड है उसमें जो सेल्स रहेंगे वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल प्लस एचसीएल सिक्रेशन करते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल अगर वो सिक्रेट ना कर पाए तो उसके कारण जीआई ट्रैक्ट में जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होना था वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता इसका मतलब क्या है कि वो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल बनता ही नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम उसको विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन अदर रूट से दें, है ना। सो ये रीजंस होते हैं। या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डिसऑर्डर है, डिसीज है जिसके एब्जॉर्प्शन माल एब्जॉर्प्शन है, नॉर्मल फ्लोरा डेड हुआ है, हेवी एंटीबायोटिक यूजर है, इससे के कारण जो लार्ज इंटेस्टाइन का फ्लोरा अगर डैमेज हुआ है तो उसको फिर से हम लोग ये दे सकते हैं कुछ सप्लीमेंट्स देके, उसके कारण फिर से लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का सिंथेसिस फिर से शुरू हो सके और वो नॉर्मल बॉडी को विटामिन B12 का सप्लाई मिल सके। ओके, सो ये होता है पर्नीशियस एनीमिया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसका साइज से ही, उसके नाम से ही पता चलता है। मेगा मीन्स लार्जर, मेगालोब्लास्टिक मीन्स बिग इन साइज, मैक्रोसाइटिक रहेगा, इतना तो कंफर्म पकड़ लेना। बट इसमें क्या होता है, जैसे पर्नीशियस में नॉर्मोक्रोमिक था, इसमें क्या रहेगा, हाइपोक्रोमिक रहेगा। मीन्स इसमें HB भी कम है बट साइज इज मोर। अब इसमें जनरली होता क्यों है, ये होता है फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी के कारण। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 बोथ आर नीडेड फॉर DNA सिंथेसिस। ओके, अब ये DNA सिंथेसिस के लिए नीडेड है और यही प्रॉपर नहीं रहेंगे तो द स्ट्रक्चर विल बी द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, सो इसमें क्या रहेगा, मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ओके, सो ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसका ये क्या है, ट्रीटमेंट पार्ट क्या रहेगा, इसमें हम लोग देंगे फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन या फूड सब्सटेंस जिसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा है। अब फूड सब्सटेंस से उसमें ज़्यादा कुछ कवर होने से अच्छा हम लोग सीधा क्या करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन या फॉलिक एसिड सेपरेट उसका सप्लीमेंटेशन दे देंगे, जिसके कारण फॉलिक एसिड अगर बढ़ जाता है बॉडी में प्रॉपर ये हो जाएगा तो ये एनीमिया कैन बी क्यूर्ड। ओके, सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ओके, स्पेसिफिकली अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अप्लास्टिक एनीमिया। ओके, अप्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी का जो बनना है वो किससे बनता है, बोन मैरो से। ओके, बोन मैरो आरबीसी बनाता है। अब बोन मैरो जनरली एज के हिसाब से जो डिफरेंशिएट हो के अलग अलग बोन्स उसमें आरबीसी फॉर्मेशन में, इरेथ्रोपोएसिस में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। पहले तो लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसके बाद फ्लैट बोन्स और अदर बोन्स भी उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो जाता है अबाउट 20 ईयर्स, फिर फ्लैट बोन्स और अदर जो स्कैपुला वगैरह जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आरबीसी फॉर्मेशन में। अब इसमें जनरली क्या होता है, एक रेड बोन मैरो होता है और एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो ही आरबीसी फॉर्मेशन कर सकता है। येलो बोन मैरो इट्स टाइप ऑफ फैटी डिपोजिशन इन द बोन मैरो। ओके, ये फैटी डिपोजिशन जिसमें है, जिस बोन मैरो में, वहां पे आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होता है। सो एज वाइज या किसी डिसीज कंडीशन के कारण बोन मैरो में ज़्यादा फैटी डिपोजिशन हो जाए और बोन मैरो आरबीसी फॉर्मेशन ना कर पाए, जिसमें भी द रीजन फॉर अप्लास्टिक एनीमिया। मीन्स जो बोन मैरो है वही आरबीसी प्रॉपर बना नहीं पा रहा है, दिस इज अप्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें क्यों होता है फैटी डिपोजिशन या फिर डैमेज ऑफ जो हमारा बोन मैरो है, वो रेड बोन मैरो, उसका डैमेज क्यों हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ फैटी डिपोजिशन एक तो रीजन हमने देख लिया। सेकंड जो रीजन है वो है रिपीटेड एक्सरे एक्सपोजर जो होता है। जनरली रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स आल्सो, जैसे क्विनिन है, जैसे हम मलेरिया में क्विनिन देते हैं ड्रग्स, या बेंजीन कंपाउंड्स है, बेंजीन जो कंपाउंड्स है, या फिर किसी अर्थ के किसी जियोग्राफिकल लोकेशन पे अर्थ में रेडियम बहुत होता है, उस रेडियम का कंटिन्यूअस उसके रेडियो एक्टिव एक्सपोजर अगर किसी के इसमें है
तो भी वो बोन मैरो ये हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें भी बोन मैरो डैमेज हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस या फिर HIV लाइक इन्फेक्शन है जिनमें बोन मैरो डैमेज हो सकता है। तो ये सब रीजंस है जो बोन मैरो को डैमेज करेंगे, और बोन मैरो डैमेज होने के कारण वहां से जो आरबीसी फॉर्मेशन हो रहा है वो आरबीसी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि आरबीसी फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है तो वो अनेमिया को हम वैसे इसको बोलते हैं अप्लास्टिक अनेमिया। ओके, सो इसमें ये क्या होता है, आरबीसी का शेप साइज क्या होता है। जो आरबीसी बन रहा है वो तो कुछ टाइप ऑफ बोन मैरो बचा हुआ है उससे बनेगा, तो वो कोई डिफेक्टिव नहीं बनेगा, वो नॉर्मोसाइटिक मीन्स नॉर्मल इन साइज और नॉर्मोक्रोमिक ही बनेगा, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी कुछ नहीं है। बट जो बनाने वाला है वही अगर नहीं रहेगा बोन मैरो, तो जो बन रहा है वो तो नॉर्मल बनेगा, उससे जो कुछ पार्ट ऑफ रेड बोन मैरो बचा होगा उससे जो बनेगा वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ ये रहेगा। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है, इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो मेन बोन मैरो जो था बोन के अंदर जो बना रहा था वही अगर डैमेज हो जाए तो आपको बोन मैरो रिप्लेसमेंट के सिवा कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। तो आपको सर्जिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है, जो कि बहुत इकोनॉमिकली कॉस्टली भी जाएगा और उसके सक्सेस रेट भी कम होते हैं। सो बहुत सारे उसमें कंस्ट्रेंट्स है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं हम लोग, जैसे थैलेसीमिया और इसमें देते हैं, वैसे अप्लास्टिक एनीमिया में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ दिन तक करेंगे। पर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया अप्लास्टिक टाइप ऑफ एनीमिया। समझ गए, ये हमने दोनों को भी क्लासिफाई किया है अभी। मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन हमने देखा और एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो एक सिंपल पार्ट रहेगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अनेमिया। अनेमिया के साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे। अनेमिया के साइन सिम्टम्स आपको फिजिकली देखने हो या सिस्टमिकली देखने हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। स्किन पे क्या क्या रहेगा, अभी पेल स्किन रहेगा, पेल एंड डल, येलोइश पेल स्किन, डल स्किन रहेगा। उसमें जनरली जो बक्कल म्यूकोजा है, बक्कल म्यूकोजा या फिर फेरिंजियल एरिया जो है वो क्या रहेगा, पेल रहेगा। ओके, जैसे कंजंक्टिवा है वो भी पेल रहेगा, लिप्स पेल रहेंगे। उसके बाद ईयर लोब्स पे देखेंगे तो वो भी पेल रहेंगे ईयर लोब्स। ओके, पाम ऑफ द हैंड वो भी पेल रहेगा। नेल्स को देखेंगे, हमने ऑलरेडी देख चुका है कि ब्रिटल नेल्स है ना, स्पून शेप्ड नेल जिसको क्वाइलोनचिया करते बोलते हैं, ये सब स्किन एंड नेल्स जो विजिबल चेंजेस रहेंगे वो रहेंगे। ओके, ये हम लोगों को सुपरफिशियली जो फिजिकल असेसमेंट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें हमको स्किन के कंडीशन में, एनीमिक कंडीशन में ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। ओके, सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या रहेगा, अगर अनीमिया है किसी भी पर्सन में तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जितना HB या RBC लगेगा वो लेस है। अगर ये लेस है इसका मतलब सब सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके हार्ट को सिग्नल दिया जाएगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ाओ, जिसके कारण सर्कुलेटरी रेट बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, RBC के अवेलेबिलिटी जो O2 के इसके लिए तो वो ज़्यादा रहेगी, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा फॉर द कंपनसेशन। तो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट जो बोलते हैं हम लोग, उस इसमें हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अनीमिक पेशेंट है तो उसमें हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट ऑलवेज इंक्रीज्ड रहेगा। हार्ट जो रहेगा वो डायलेटेड रहेगा। डायलेटेड हार्ट क्यों रहेगा, ऑलवेज इसका एक्टिविटी, हार्ट रेट इंक्रीजेस है, उसका जो कैपेसिटी ऑफ ब्लड है वो ज़्यादा, पंपिंग जो उसकी डिमांड है, कार्डियक आउटपुट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सो ऑटोमेटिकली हार्ट विल बी द डायलेटेड एंड मर्मर्स में भी हर्ट, मर्मर साउंड जो है, जो डायलेटेड हार्ट और उसके कार्डियक एक्टिविटी बढ़ने के कारण एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर साउंड उसमें
दिखेंगे। उसके कारण हार्ट रेट अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो वो बढ़ जाएगा। मीन्स क्या, हार्ट जितना ज़्यादा ये करेगा तो उससे स्पीड, उतने ही स्पीड से वो ब्लड का जो वेलोसिटी है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड जो है वो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होते हैं। तो कभी भी याद रखना, अनीमिया है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मैक्सिममली इंक्रीज्ड मिलेगा, बिकॉज जो डिमांड है ऑक्सीजन की उसको फुलफिल करना होता है ब्लड को। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव चेंजेस क्या क्या होते हैं। डाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, से सब डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट के चेंजेस बोल देंगे हम लोग। तो एनोरेक्सिया होगा, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नौशिया हो गया, उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग हो गया, उल्टी हो जाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेट गड़बड़ हो जाना, दुखना। उसके बाद कॉन्स्टिपेटेड रहेगा पेशेंट, ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, प्रॉपर पासिंग ऑफ स्टूल नहीं रहेगा। ये जीआई के मैनर इसमें रहेगा। मेटाबॉलिक अगर हम लोग देखेंगे तो बीएमआर बढ़ा हुआ रहेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ा मिलेगा, क्योंकि ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्यों बढ़ा मिलेगा, क्योंकि सर्कुलेटरी और ये सब जो डिमांड है वो बढ़ने के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑलवेज इंक्रीज्ड रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि रिनल चेंजेस क्या होते हैं। रिनल में क्या होता है, स्पेसिफिक सिम्टम अगर देखेंगे, अल्ब्यूमिन यूरिया रहेगा। ऑलवेज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनीमिया में नीचे दिया हुआ कौन सा सिम्टम सिग्निफिकेंट है, दैट इज अल्ब्यूमिन यूरिया उसमें रहेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली क्या रहेगा, अगर फीमेल है डिस्मेनोरिया, मेंसेस इरेगुलरिटी, उसके बाद अदर भी जो पेनफुल मेंसेस रहेंगे। मेल्स में जनरली जो सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह लेस रहेगी। ओके, ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस उसमें रहेंगे। न्यूरोमस्कुलर इसमें सिम्टम्स में इसमें रहेगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, मसल का वीकनिंग रहेगा। ओके, वीकनिंग ऑफ मसल जनरली कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल, इनका वीकनिंग रहेगा, उनको प्रॉपर O2 और न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर ना मिल, O2 सप्लाई और ये सब कम रहेगा। नर्वस जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके कारण अपैथी, वीकनेस, डलनेस, ये सब सिम्टम्स उसमें न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो टिपिकली हम लोग अनीमिया में देखते हैं, और उसको डायग्नोस्टिकली कंफर्म अगर करना हो तो हम लोग ब्लड टेस्ट करके या एचबी लेवल चेक करके हम लोग उसका देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, या फिर इसमें कॉज बेस्ड हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट में एचबी परसेंट हम देख लेंगे, हीमोग्लोबिन कितना है, या आरबीसी काउंट देख लेंगे, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देख लेंगे। मॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे कि आरबीसी का शेप साइज क्या है, ओके, उसका अमाउंट कितना है आरबीसी का नॉर्मली, फिर उसका डेविएशंस क्या क्या है, उसका साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है, उसमें हीमोग्लोबिन कैसा है, कम लेस है या नॉर्मल है ना। ये सब हम लोग उसका कंप्लीट ब्लड काउंट में ये सब चीज़ें असेस करके टाइप ऑफ एनीमिया या फिर उसका रीज़न हम लोग उसको देख सकते हैं एनीमिया का। सब हमने अब तक देखा कि एनीमिया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसका हम लोग टाइप वाइज जनरली सिग्निफिकेंटली हमने देखा कि कॉज बेस्ड उसका मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने कॉज बेस्ड मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी हमने देखा है कि इटियोलॉजिकली इसमें हमने देखा था कि हिमोरेजिक है, अगर हिमोरेज हो रहा है, अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग स्टॉप करना और रिप्लेस जो प्लाज्मा रिप्लेसमेंट तो हो ही सकता है अपना ऑन टाइम उसमें, और आरबीसी को अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो स्पेसिफिक आरबीसी को रिप्लेस करने के लिए पैक्ड सेल वॉल्यूम हम लोग देख सकते हैं। क्रोनिक एनीमिया और इसमें जो होता है आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, जिसको हम सप्लीमेंट करके फुलफिल कर सकते हैं। उसमें हमने हेमोलाइटिक एनीमिया सिकल सेल में देखा था। सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को होता है तो उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और ये पार्ट हम लोग बाद में सेपरेट सिकल सेल डिसीज में देंगे। थैलेसेमिया का भी हम सेपरेटली मैनेजमेंट देखते हैं। ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का स्पेसिफिकली अगर पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी में हम आयरन का सप्लीमेंटेशन किस किस टाइप से दिया जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण कैसे एनीमिया होता है और उसका सप्लीमेंटेशन हम देखे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वो हमने देखा।
उसका परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 के डिफिशियंसी से, उसका कारण विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन या इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल अगर अपसेंट है तो उसके कारण क्या कर सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसको क्या सिग्निफिकेंस है और उसके कारण क्या हो सकता है वो देखा। अप्लास्टिक एनीमिया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ RBC ही नहीं हो रहा है क्योंकि बोन मैरो डैमेज्ड है, तो ऐसे रीजन इसमें क्या करना चाहिए वो देखा। ये सब रीजंस हमने देखे, मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया उसमें देखा। ओके, थैंक यू।